हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे वर्णमाला से संबंधित, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सुपर टेट के एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हर एग्जाम में वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक वर्णमाला। इसमें हम लोग स्वर, व्यंजन और सभी तरह के स्वर, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, मात्रा के आधार पर कितने हैं, उच्चारण के आधार पर कितने हैं, ये सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वर्णमाला के बाद में बात हम लोग कर रहे हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं। आपके वर्ण आपको मालूम हुआ हिंदी में का, ख, गा। इनको अगर एक सीक्वेंस में अगर नहीं लिखे हैं, अगर सीक्वेंस में नहीं है, तो फिर इनको हम लोग वर्ण कहते हैं। अगर वर्णों या लिपि चिन्हों को व्यवस्थित या क्रम समूह में लिखा जाता है, उनको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। मतलब कैसे, क्रमबद्ध तरीके से। का के बाद आपका ख आया है, खा के बाद आपका गा आया, इस तरह से क्रम से छत्र ज्ञा लास्ट में आया, तो इनका जो क्रम या क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, इसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। बात करते हैं हम लोग, जैसे अगर का के बाद अगर रैंडम लिखा है, का के बाद यहाँ पर आपका पा आ जाता है, फा आ जाता है, तो ये शब्द हैं, ये वर्ण, ये क्या कहलाएंगे, ये वर्ण समूह कहलाएंगे, ना कि वर्णमाला कहलाएंगे। एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको 5-6 वर्ण दे देंगे, पूछ लेंगे किसका सीक्वेंस है, वर्णमाला है, वर्ण समूह है, वर्ण है, तो आप लोग को क्या लिखना है, ये वर्ण समूह कहलाते हैं, वर्णमाला नहीं कहलाते हैं। कॉपी में नोट डाउन करना है, सभी पॉइंटों को एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि वर्णमाला का क्रम आपका ये होता है, सभी चीज़ें बताई गई, का, ख, गा, गा, लास्ट में छत्र क्या, इस तरह से अगर सीरीज चलेगी तो वो आपका क्या कहलाएगा, वर्णमाला। अगर रैंडम या कहीं से भी उठाकर कोई भी वर्ण आ गया तो वो आपका वर्णमाला नहीं, वर्ण समूह कहलाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग, ये जो लिपि है हिंदी वर्णमाला, कौन सी लिपि है। हिंदी वर्णमाला की लिपि आपकी देवनागरी लिपि में लिखी गई। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं, ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं लिखा जाता है। हम लोग कैसे कॉपी में लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, वैसे देवनागरी लिपि में भी हम लोग बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, इसलिए इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। कॉपी में नोट डाउन करना, सभी पॉइंटों को एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी लिपि है, तो आपको देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है, ध्वनियों के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो जो आपके वर्ण हैं, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका स्वर होता है, दूसरा आपका व्यंजन होता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना किसी अवरोध या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। या जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। कौन कौन से इसमें आपके आ जाएंगे, चलिए इनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें आपके आ ई यू, ये जो है, इनमें इनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है। स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है, एग्जाम में पूछता है, तो स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। यही आपके स्वर हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आ ई उ री ए ओ औ, ये आपके स्वर हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक भी होते हैं। इन्हें संस्कृत में अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं संस्कृत में, अच भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं, तो अच कहते हैं, अच। कॉपी में ये सभी पॉइंट नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, काल या मात्रा के आधार पर हम लोग बात करते हैं। तो मात्रा के आधार पर भी पूछ लेता है एग्जाम में कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपका हस्त स्वर भी, लघु स्वर या मूल स्वर, ये सब एक ही हैं। सेकंड आपका दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर कहते हैं, क्योंकि जो इनका ये जो स्वर होते हैं, 2 वर्णों के मेल से आपका दीर्घ स्वर बनता है। तीसरा आपका पेलुक्त स्वर। पेलुक्त स्वर क्या होते हैं, इनके उच्चारण में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। बात करते हैं, अगर हम लोग उत्पत्ति के आधार पर केवल 2 ही स्वर होते हैं, आपका हस्त और दीर्घ, लेकिन मात्रा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। हस्त से लघु या मूल स्वर में आपके कौन कौन से आते हैं, इनमें आपका आ ई उ री, ये आपके हस्त या मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनमें जिन, और इनके बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन स्वरों के उच्चारण में
कम से कम समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। कम से कम समय लगता है, आ ई उ री में बहुत ही कम समय लगता है। सेकंड पॉइंट आपके सामने, हर स्वर को स्वतंत्र स्वर भी माना जाता है क्योंकि जो इनका निर्माण है स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए इनको स्वतंत्र स्वर माना जाता है। कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम में इस वर्णमाला संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, हर स्वर में कितनी मात्रा का प्रयोग होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर स्वर में उच्चारण में एक मात्रा, कितनी मात्रा का, एक मात्रा का प्रयोग होता है। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर, जिसको हम लोग गुरु स्वर या संधि स्वर के भी नाम से जानते हैं। इनमें आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें आपका आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपके दीर्घ स्वर गुरु स्वर या संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। इन्हें संधि स्वर कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण दो स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इसको संधि स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जैसे हम लोग बड़ा की बात कर रहे हैं तो इनका का निर्माण कैसे हुआ, आपका दो स्वर से, आ प्लस आ, तो आपका क्या बना, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपका बड़ा है, आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। इसी तरह आपका ऊ का भी निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ए की बात करते हैं हम लोग, आ प्लस ई मिलकर आपका ए का निर्माण होता है और आ प्लस ए मिलकर आपका ए का निर्माण होता है। ये स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इनको संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 4 होती। सभी पॉइंटों को नोट डाउन करना है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। सभी स्टूडेंट कॉपी में नोट्स जरूर बना लें क्योंकि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, या फिर आपको वर्ण दे दी जाएंगे 4, उसमें आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा स्वर आपका द्विमात्रिक स्वर है। इसलिए कॉपी में नोट डाउन कर लें, इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं क्योंकि जो इनका निर्माण है 2 स्वरों के मेल से होता है। आपका जो री है, री आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। री आपका, ये जो आपका री है, ये आपका लघु स्वर के अंतर्गत आता है। और री का प्रयोग केवल किस में होता है, री का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। किस में, संस्कृत भाषा में। इससे आप एक चीज और सही कर सकते हैं क्योंकि आपको तत्सम तद्भव जब भी आता है, जहाँ पे आपको री दिखाई दे तो वह शब्द आपका कैसा होगा, वह शब्द आपका तत्सम शब्द होगा। कैसा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। एक ही चीज़ में हम सभी पॉइंटों को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, प्रलुप्त स्वर किसे कहते हैं। प्रलुप्त स्वर में 3 मात्रा का प्रयोग होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर सबसे ज़्यादा समय लगता है आपका प्रलुप्त स्वर में। इस जैसे ओम, ओम कैसे लिखेंगे हम लोग, ओम। इनमें इसको हम लोग 3 मात्रा कहते हैं क्योंकि बीच में सबसे ज़्यादा समय लगता है। 3 मात्रा का प्रयोग होता है आपका प्रलुप्त स्वर में, ओम, आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करें उच्चारण स्थान के बारे में। हिंदी में जो मूल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, मूल 5 है। कौन कौन से आपका, एक आपका होता है कंठ, सेकंड आपका तालु, थर्ड आपका मूर्धा, फोर्थ आपका दंत और फिफ्थ आपका ओष्ठ। ये 5 आपके मूल उच्चारण स्थान है। वर्णों का उच्चारण इन्हीं स्थानों से होकर गुजरता है। अयोगवाह स्वर किससे कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। अयोगवाह, इनकी संख्या 2 होती है। अंगवाह, अंगवाह को हम लोग अयोगवाह के अंतर्गत लाते हैं। अयोगवाह का अर्थ है जिसका वहन कोई ना करे, अर्थात जिसको न स्वर में गिना जाए न व्यंजन में। इनकी गिनती न स्वर के अंतर्गत की जाती न ही व्यंजन के अंतर्गत की जाती है, किंतु जिसको जहाँ आवश्यकता होती है उसके साथ ये लोग जुड़ जाते हैं और उसका एक नया अर्थ दे देते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, अयोगवाह के बारे में। अंक को अनुसार, जी हाँ, अंक को हम लोग, जो आपका अंग होता है, अंक को हम लोग अनुसार कहते हैं तथा हा को हम लोग विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहा जाता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। अंग को अनुसार और हा को विसर्ग के भी नाम से जाना जाता है। सभी पॉइंटों को नोट डाउन करते चलें सभी स्टूडेंट। आगत स्वर किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में आग को आगत स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी भाषा में ले लिया गया है। अंग्रेजी भाषा को शब्दों में लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका ऑफिस, ऑफिसर आदि। ये शब्द आपके आगत स्वर के अंतर्गत ही आते हैं।
और अंग्रेजी भाषा से लिए गए, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका ऑफिसर है ये अंग्रेजी भाषा से भी शब्द हैं, तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं जीव प्रयोग के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। जीव के को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग आपके हैं? एक आपका अग्रभाग, सेकंड आपका मध्य भाग और थर्ड आपका हो जाएगा पश्च भाग। अग्रभाग में आपका ई ए है, मध्य भाग में आपका आ और पश्च भाग में आपका आ उ ओ औ, ये आपके पश्च भाग में आते हैं। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर ले, एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्रभाग से उच्चारण किसका होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इससे आपके अग्रभाग का मध्य से आपका आ का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं मुख की आकृति के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। मुख आकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाए और डिस्कस ना हो इस क्लास में, इसलिए कॉपी में भी नोट करते जाइएगा सब स्टूडेंट। और जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके सरकारी सीट पक्की करने की। संवर्त स्वर किसे कहते हैं? एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका संवर्त स्वर। इसका उच्चारण करने में कम मुख खुलता है, मतलब कि सबसे कम मुख खुलता है। और कौन कौन से आपके ई उ। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि जो मुख खुलता है सबसे कम खुलता है आपका संवत स्वर में। अर्ध संवत की हम लोग बात कर रहे हैं, इनमें उच्चारण में संवत से कुछ ज़्यादा समय लगता है, इनके उच्चारण में संवत से कुछ ज़्यादा मुख खुलता है। और कौन कौन से इसमें आपके आते हैं? इसमें आपका ए और ओ अर्ध संवत में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं विवर्त की। विवर्त में आपका आ आता है और इसके उच्चारण में मुख सबसे ज़्यादा खुलता है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं आ मतलब मुंह पूरा खुल जाता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ये आपका विवर्त में आएगा जिसमें उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। अर्धविवर्त की बात कर रहे हैं हम लोग। अर्धविवर्त में आपके आ ए विवर्त से कम और अर्ध संवर्त से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, वह आपके वर्ण आपके अर्ध विवर्त में आते हैं। ओष्ठ के आधार पर भी हम लोग बात करते हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ये सभी पॉइंटों को नोट डाउन करना है। कौन कौन से? आपका व्रतमुखी और सेकंड आपका अव्रतमुखी या अर्धव्रतमुखी। एग्जाम में पूछा जाता है। व्रतमुखी की बात करते हैं हम लोग। व्रतमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ मतलब ओंठ गोलाकार हो जाते हैं, वह आपके व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से आपके हैं? उच्चारण करके देखिए उ। इसमें जो ओंठ है, ओष्ठ की आकृति है, वह आपकी गोल हो जाती है, व्रत के आकार की हो जाती है, इसलिए हम लोग व्रतमुखी कहते हैं। सेकंड पॉइंट आपके सामने अव्रतमुखी की बात कर रहे हैं, अर्धव्रतमुखी की बात कर रहे हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते, उन्हें हम लोग अव्रतमुखी अर्धव्रतमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। आ ई इनकी आकृति गोल नहीं होती। व्यंजन वर्ण की बात कर रहे हैं। अब हम लोग व्यंजन से संबंधित सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके स्वर से संबंधित, कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। व्यंजन वर्ण की बात कर रहे हैं हम लोग। व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता होती है या फिर इनका जो निर्माण होता है एक से अधिक वर्णों के मेल से होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल से होता है, इनको हम लोग व्यंजन कहते हैं। इनके जब उच्चारण करने में आ की जो ध्वनि है वो अंतर्निहित होती है या फिर इनमें आ की ध्वनि लिप्त रहती है। आ के उच्चारण के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है या फिर उच्चारण नहीं हो सकता बिना आ के। नेक्स्ट पॉइंट जैसे हम लोग का देखते हैं तो का प्लस आ, तो ये आपका का बनेगा। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए हम इनको स्वतंत्र ना बोलकर परतंत्र कहते हैं, क्योंकि ये अधीन होते हैं स्वरों के। किसके अधीन होते हैं? स्वरों के अधीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वर्ण से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं। आपका चा छा जो आपका चा वर्ग है, चा छा जा जा, इन 4 वर्णों को हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। डा ये आपका डा को दीर्घोण उच्छिप्त या संकर वर्ण या ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो उच्चारण होता है मूर्धा से लड़के नीचे तुरंत आता है, इसलिए उच्छिप्त या दीर्घोण व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? इनका जो निर्माण होता है 2 भाषाओं
हिंदी और फारसी में गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको द्विगुण भी कहते हैं। द्विगुण मतलब दो गुण, और हिंदी और फारसी तारण जात कहते हैं, क्योंकि मूर्धा से लड़के तुरंत नीचे आते हैं, इसलिए इसको हम लोग तारण जात कहते हैं। आपका जो का खा गा इया रा ना मा, इन जो 5 अक्षर हैं इनको हम लोग पचमाक्षर या नासिक वर्ण या पंचम वर्ण के भी नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको पॉइंट बना के लिखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे इनसे संबंधित प्रश्न। या वाह का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। रा की बात करें हम लोग, रा को प्रकंपित, लुंठित या कंपजात व्यंजन कहते हैं। लुंठित का अर्थ क्या होता है? जीभ का आगे से मुड़ना, यह आपका लुंठित का अर्थ है। और रा आपका लुंठित वर्ण में आपका आता है। ला की बात कर रहे हैं हम लोग, ला का अर्थ होता है आपका जीभ के अगल बगल का भाग। ला आपका कैसा वर्ण है? ला आपका पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। कैसे? पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। बात कर रहे हैं हम लोग हा की, हा आपका काकल वर्ण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? काकल वर्ण के अंतर्गत आता है। ये सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी भाई बहन और गृहिणी क्लास को अटेंड करें, क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करते जाएं, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग सभी पॉइंटों को डिस्कस कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजन की हम लोग बात कर रहे हैं। यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सारे बोले जाते हैं तो उनको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। एग्जाम में पूछते हैं कौन कौन से आपके संयुक्त व्यंजन है, तो आपका छत्रज्ञा और एक आपका श्रा होता है। छ आपका निर्माण कैसे होता है? का प्लस सा से, त्रा का ता प्लस रा से, और जो आपका छत्रज्ञा होता है इसका जा प्लस यहाँ से। इसका आपका संयुक्त व्यंजन, इनका निर्माण देख ले। एग्जाम में काफ़ी संबंधित इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न संयुक्त व्यंजन से अवश्य ही पूछे जाते हैं। इनका निर्माण पूछ लेंगे कि छा का निर्माण कैसे हुआ, 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे। और शाह की बात कर रहे हैं, आपका स प्लस रा से आपका स का निर्माण होता है। आगत व्यंजन की बात कर रहे हैं हम लोग। आगत अर्थात इसका अर्थ होता है आया हुआ, और ये कहाँ से आया हुआ? आपका अरबी और फारसी भाषा से जो शब्द आया हुआ उनको हम लोग आगत कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। जा और फा आपके आगत व्यंजन के अंतर्गत होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर कुल वर्ण आपसे पूछ लिए जाएँ तो कितने हो जाएंगे? तो कुल वर्ण की संख्या 52। कौन कौन से? चलिए डिस्कस करते हैं। आपके स्वरों की संख्या कितनी हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्वर की संख्या आपकी 11 है। अयोगवा आपके कितने हो गए? अयोगवा आपके हो गए 2। अंगवाहा मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 33। और इसमें आपके मुका से पा वर्ग तक के आपके व्यंजन हो जाएंगे। फिर आपके अंतस व्यंजन और उष्ण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं, द्विगुण व्यंजन में आपके डा और डहा आ जाएंगे। संयुक्त व्यंजन आपके छत्रज्ञा और शाह आ जाएंगे, तो 4। तो इस तरह से इनको हम ऐड करेंगे तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 52। सभी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि 52 कैसे होते हैं, तो आप लोग ऐड करके देख सकते हैं कि इस तरह से जो वर्णों की संख्या है कितनी है? 52 है। हर एक को क्लियरिटी या क्लियरफाई किया गया सभी चीज़ों को कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात कर रहे हैं, प्राण वायु और उच्चारण के आधार पे हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। उच्चारण के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आपके अल्प प्राण और महाप्राण। एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न तो अवश्य पूछा जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास, वायु या जो हवा होती है कम मात्रा में निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। ये सभी पॉइंट कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अल्प प्राण में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? अल्प प्राण में आपका किसी भी प्रत्येक वर्ण का आपका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आपके अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन कॉपी में नोट डाउन कर लें। अंतस व्यंजन आपके या, रा, ला व आपके अंतस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सभी स्वर आपके हैं, सभी स्वर आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये 3 पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट को नोट डाउन करना, अगर एक भी प्रश्न गलत नहीं होना एग्जाम में। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां। अल्प मतलब क्या? छोटा। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? छोटे से, 1 से। और अल्प प्राण, प्राण 3 बार में निकलते हैं। आदमी नहीं कहता राम राम राम, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। प्राण 3 बार में, तो 1 से स्टार्टिंग, 1 3 5। इस तरह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। 1 3 5 आपके वर्ण हो जाएंगे। और इसमें आपके अंतस व्यंजन 11 लावा आपके होते हैं और सभी स्वर आपके अल्प प्राण में होते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग
महाप्राण की महाप्राण जिन व्यंजन वर्गों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उससे हम लोग महाप्राण कहते हैं। इनमें कौन कौन से आपके वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। और इसमें आपके उस व्यंजन में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपके सा 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 हा, ये आपके उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो सभी पॉइंटों को नोट डाउन कर लें। और हम लोग बात कर रहे हैं आपके का वर्ग में। का वर्ग में हम लोग ने बात की थी 1 3 5। आप का खागा ये आपके अल्प प्राण में और खा होगा आपके महाप्राण। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। चा जा झा ये आपके अल्प प्राण में और छा झा ये आपके महाप्राण में। तो सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया और समझाया गया। आप लोग समझ सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो। ता वर्ग में ता दा ना ये आपके अल्प 1 3 5 और 2 4 आपके महाप्राण में टेबल है। इसके माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंपन के आधार पर, क्योंकि आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा जो एग्जाम में पूछा जाए और आपको आता ना हो। कंपन के आधार पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अघोष की। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंतियाँ होती हैं या कंपन नहीं होता है उन्हें हम लोग अघोष व्यंजन कहते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपके प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। क्या? पहला व दूसरा वर्ण आपका इसमें आता है। और सा आपके अघोष वर्ण आते हैं इसमें। तो आपको मालूम चल गया कौन कौन से आपके किसी भी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और आपके तीनों सा अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कंपन नहीं होता है आपका अघोष व्यंजन। बात कर रहे हैं हम लोग सघोष व्यंजन की। जिन व्यंजन वर्गों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम लोग सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। इसमें आपके सभी स्वर सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ग सभी स्वर अंतस व्यंजन 11 लावा और आपका हा सघोष या घोष वर्ण में आते हैं। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। कहाँ से? आपका यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए कॉपी में नोट डाउन करना है सभी स्टूडेंट को। अगर एग्ज़ाम में पूरे आपको हिंदी में नंबर लाने हैं, मैक्सिमम लाना है, सरकारी सीट आपको लानी है, तो 1-2 नंबर से ही आपका सिलेक्शन रुकता है, वो रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग यही पॉइंटों को नहीं लिखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इन पॉइंटों को पॉइंट बना के जरूर लिखिए जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट टेबल के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। का वर्ग में आपका का और खा घोष में आ जाएगा, जबकि गा और घा या ये आपके सघोष में आ जाएंगे। टेबल के माध्यम से भी आप लोग सभी चीज़ें को समझ सकते हैं। पचमाक्षर की हम लोग बात कर रहे हैं। पचमाक्षर या नासिक या पंचम वर्ण में आपके अल्प प्राण या सघोष आपके आते हैं। ये आपके पचमाक्षर या नासिक वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके अनुशासिक। इसे हम इस चिन्ह जो आपका चिन्ह है या इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है। जहाँ पे आपका इस प्रकार का चिन्ह हो तो समझ लो वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि जो इसका अनुनासिक जो चिन्ह होता है आपका तद्भव शब्दों के साथ ही किया जाता है। अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है अनुनासिक। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से बहुत कम सांस निकलती। कैसे वर्ण आपके होते हैं? मुंह से अधिक, नाक से बहुत कम हवा निकलती, जैसे आँख, ऊँट, चांद, ये सब उदाहरण है। आप लोग उनका उच्चारण कीजिए और समझिए कि ऐसा हो रहा है और ये ऐसा ही होगा, क्योंकि इन्हीं से परिभाषाएं बनी हैं। आँख में किसका उच्चारण हो रहा है? मुंह से अधिक एवं नाक से बहुत कम हवा निकलती है आपका, और ये आपका चिन्ह है अनुनासिक का। नेक्स्ट पॉइंट आपके अनुसार किसे कहते हैं? इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। इनके उच्चारण में क्या होता है? इनके उच्चारण में नाक से अधिक हवा या सांस कह सकते हैं निकलती है और मुंह से बहुत ही कम हवा निकलती है। यह स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि आपका कंकड़, चंचल, कंटक आदि। ये आपके किस में आते हैं? हम लोग बात किया था अनुसार में सभी पॉइंटों को नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट, सभी लोग नोट डाउन जरूर करें। निर्नुनासिक किसे कहते हैं?
केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे कि केवल मुंह से इधर उधर अगर मगर, इसमें नाक से कोई भी हवा नहीं निकलती है, इसलिए इनको हम लोग निर्नुनासिक कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? ये जो किसी वर्ण के में आपके ये दो चिन्ह पॉइंट लगे होते हैं, इनको हम लोग विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण हा की तरह होता है। कैसे होता है? हा की तरह इनका उच्चारण होता है। ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुसार की तरह विसर्ग भी व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसका प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। हलंत की बात कर रहे हैं हम लोग। हलंत क्या होता है? किसी वर्ण लिखा उसके नीचे एक तिरछी लाइन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। हलंत जब व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर के बिना या स्वर रहित किया जाता है, तब व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका का है, ये आपका कॉमन नहीं होगा। जैसे का के नीचे एक तिरछी लाइन है, इसको हम लोग हलंत कहेंगे। खा है, खा के नीचे तिरछी लाइन है, इसको हम लोग हलंत कहेंगे। गा के नीचे एक तिरछी लाइन है, इसको हम लोग हलंत कहेंगे। मतलब इसमें आ ऐड नहीं है, आ संयुक्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हलंत एक ऐसी होती है, हलंत एक तिरछी रेखा होती है जो व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाती है। हलंत का प्रयोग स्वरों के साथ नहीं किया जाता है, केवल व्यंजन के साथ किया जाता है। संयुक्त अक्षर का उच्चारण की हम लोग बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकतर टीचर इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर कोई भी चीज़ नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि आपका जो एग्जाम का लेवल है दिन ब दिन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ रहा, सीटें कम हो रही, इसलिए हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। संयुक्त अक्षर का उच्चारण, हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की कितनी विधि है, जिसको विधि या रीत भी कहते हैं। 3 रीतियां हैं या विधि हैं। कौन कौन सी आपकी? एक फर्स्ट आ जाएगी संयुक्त ध्वनियाँ, दूसरी आपकी संपृक्त ध्वनियाँ, थर्ड आपकी आ जाएगी युग्मक ध्वनियाँ या द्वित्व व्यंजन। इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग संयुक्त ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन या ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सारे लिखी या बोली जाएं, तो वह आपकी संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। कैसे? आपके जैसे आपके प्राण, मिलान, प्रवाद, क्लांत, ये सब आपकी संयुक्त ध्वनियाँ के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा को समझिए। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन या ध्वनियाँ परस्पर 2 या 2 से अधिक चीज़ों को समझना, संयुक्त होकर एक ही स्वर, मतलब इसमें पॉइंट क्या है? अलग अलग ध्वनियाँ हैं लेकिन एक ही स्वर के सारे लिखी या बोली जाती हैं, तो वे आपके संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्राण, मिलान, प्रवाद, ये जो उनका उच्चारण है एक ही स्वर के सारे इनका उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संपृक्त ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि है, एक आवाज़ 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, और वह ध्वनियाँ संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा संबल, आपका कंबल, सा और बा के मध्य में माँ ध्वनि संयुक्त हुई है। कंबल में का और बा के मध्य में माँ ध्वनि संयुक्त हुई है। बंदर की बात कर रहे हैं, बा और दाम के मध्य ना ध्वनि आपकी संयुक्त हुई है। इस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया आपका संपर्क ध्वनियाँ। नेक्स्ट आपके सामने है युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनियाँ किसे कहते हैं? इसको हम लोग द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह ध्वनियाँ युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अर्थात किसी शब्द में एक ही वर्ण 2 बार, मतलब एक बार आधा और एक बार पूरा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति या वर्ण को हम लोग द्वित्व होना कहते हैं या द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है प्रसन्नता, इसमें आपकी ना कितनी बार आई? 2 बार। इसमें रा आपकी कितनी बार? 2 बार। का आपकी 2 बार। मस्कत में का आपकी 2 बार। तो ये आपकी जो ध्वनियाँ है, ये जो व्यंजन है, आपका द्वित्व ध्वनियाँ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? द्वित्व ध्वनियाँ। इसलिए कॉपी में इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को। कुछ प्रमुख परिभाषाएं होती हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात कर लें जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन सी परिभाषाएं? स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है? आपको मालूम था कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? आपके का से लेकर पा वर्ग तक आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनका क्या है, ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं, इनकी जो परिभाषाएं हैं इनको भी आपको मालूम होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु या सांस होती है, फेफड़ों से निकलते हुए मुख के विभिन्न भाग, 5 मुख्य भाग होते हैं। अब कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा सभी पॉइंटों को, एग्जाम में पूछा जाता है आपके। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25।
डिस्कस किया था। इसके अंतर्गत आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, मतलब का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं। नेक्स्ट परिभाषा आपके सामने, संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य विवर से निकलने वाली वायु संघर्ष या घर्षण करते हुए निकलते, उसे हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन को ही हम लोग संघर्षी व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती। कौन कौन से आपके होते हैं? एक तीनों आपके सा हो जाएंगे और आपका हा हो जाएगा, सा हा। ये आपके 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। सेकेंड आपके सामने परिभाषा है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करते। किसको? मूर्धा को। ऊपर का जो तालु का जीभ के ऊपर का भाग उसको मूर्धा कहते हैं। मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर तेजी से नीचे गिरती है और वायु तेजी से बाहर निकलती है, तो इसे हम लोग उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसमें आपके डा और ढा ये आपके उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सभी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। सभी भाई बहन गणित क्लास को शेयर जरूर करें तथा जो पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आद्य स्वर किसे कहते हैं? जो ध्वनियाँ कभी स्वर कभी व्यंजन हों उन्हें हम लोग आद्य स्वर कहते हैं, क्योंकि या व व्यंजनों को उच्चारण करते समय यह क्रमशः ई या उ स्वरों के उच्चारण की स्थिति में होते हैं तथा बाद में या व व्यंजनों की स्थिति में होते हैं, इसलिए हम लोग इनको आद्य स्वर भी कहते हैं। लुंठित की बात की थी हम लोगों ने। जिन व्यंजनों के वर्णों का उच्चारण करते समय मुख जीवा मुख के मध्य में तेजी से लड़खड़ाए या कंपित हो जाए, उसे हम लोग लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपका रा आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपके सामने है पार्श्विक व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए उसे हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। सभी परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। हिंदी में पहला टॉपिक आपका था वर्णमाला। सभी पॉइंटों को जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़ा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। और क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। एक स्टूडेंट कम से कम 5 फ्रेंडों के साथ में शेयर करेगा। कितने को? 5 फ्रेंडों के साथ में शेयर जरूर करना है अपनी क्लास को, ज़्यादा नहीं, केवल 5 फ्रेंडों के साथ में शेयर करना है। और अच्छे से कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर क्या सर्च करना है, आपको स्टडी विद शशांक सर्च करना है। स्टडी विद शशांक सर्च कर लें, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF ऑनलाइन क्वेश्चंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड हो गई। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्णमाला से संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिससे एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आपकी प्रैक्टिस होना भी काफ़ी ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।